कभी उसका पैर छुआ, वो छुआने नहीं देती। वो जब वो सोर गहरी नींद में रहती है तब हम उनके पैर छूते हैं। शक्ति, आद्या शक्ति, आशक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर। We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind our forces. पार्लियामेंट नहीं है पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे में बोलो संसद में बोलोगे। संसद की दहलीज पर आज सवाल खड़े हैं। सियासत के पन्ने आज कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। कहीं 16 का तिलिस्म है, कहीं कानून की जंजीरें। कहीं 16 का तिलिस्म है, कहीं कानून की जंजीरें। चलो आज देखते हैं बदलती दुनिया की ये तस्वीरें। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में। और मेरे साथ हैं आज के विश्लेषक मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों, आज का सत्र केवल सूचनाओं का नहीं है, बल्कि सत्ता, संविधान और सामरिक समीकरण के उस अंतर संबंध की व्याख्या है जिसने दिल्ली से लेकर हॉर्मुज तक हलचल पैदा कर दी है। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 368 की, जिसने महिला आरक्षण को संख्या बल की कमी के कारण रोक दिया है। हम टटोलेंगे राहुल गांधी की उस रहस्यमय पहली 16 को, जो 16 के अंक को लेकर के इस समय वर्तमान में विशेष चर्चा की जा रही है। क्या है 16 का गणित। साथ ही हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश की जिसने नागरिकता के विवाद को फिर से सुलझा दिया। अष्टभुजा जी मनुप्रिया जी, संसद में 131वां संविधान संशोधन विधेयक का गिरना भारतीय संसदीय इतिहास में एक विरल घटना। सरकार इसे नारी शक्ति के नाम पर पेश करना चाहती थी ताकि 33% आरक्षण को 2029 के बजाय जल्द लागू किया जा सके, लेकिन अनुच्छेद 368 की तकनीकी पेचीदगियां ने इसे कैसे रोक दिया, जानते हैं हमारे विश्लेषक अष्टभुजा जी से। जी सर, स्वागत है। देखिए मनुप्रिया जी, आपने एक उत्कृष्ट और संवैधानिक सवाल पूछा है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत में जो विशेष सत्र का दौर चल रहा है, सत्र भी विशेष है और बिल भी विशेष थे। चर्चा भी विशेष हुई, गहमा-गहमी भी खूब हुई और अंकगणितीय जटिलताओं और संवैधानिक अनुच्छेदों के खेल में अंततः सटीक नहीं बैठ पाई और आंकड़ों के रूप में और गणितीय रूप में और गणितीय तरीके से बिल फाइनली नहीं पास हुआ। हालांकि वो बात तो जग जाहिर थी, लेकिन इन संवैधानिक अनुच्छेद का जो अंकीय जटिलताएं हैं और गणित है, उनको मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं कि आप जानती हैं कि भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था वाली प्रणाली को देश की आज़ादी के दौर से ही संविधान को बनाने वाले विद्वानों ने माना है और शामिल किया है, और संविधानवाद के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। और यहाँ पर उसी संविधान के पुस्तक और उसके अनुच्छेदों से सरकार शक्ति भी पाती है और लोगों को शासित भी करती है, और जनता भी उन्हीं अनुच्छेदों से अधिकार और शक्ति पाती है सरकार को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि अब सरकारें विशेष रूप से अभी जो
मोदी और शाह की गणितीय खेल चल रहे हैं और जितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इवन सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब के जो मुख्य पद पर बैठने वाले और अंतिम निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, उनको सेलेक्ट करने में रोल सरकार के पक्ष में आ गई है और सरकार इन सारे तरीकों को अपनाते हुए अभी जो 3 बिल विशेष रूप से पेश हुए, वो तो चाह रही थी कि महिलाओं को मुद्दा बना करके और उनको संरक्षण, अधिकार और कल्याण के द्वारा एक दूसरे तरीके से नकेल कसना चाह रही थी और 2029 में जो फिर से लोकसभा का चुनाव होना है, उसका ब्लूप्रिंट अभी से तैयार कर देना चाह रही थी। और जो 131वां संविधान संशोधन अधिनियम है कि महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से महिलाओं को संसद में और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 सीट रिजर्व करने का प्रावधान था। देखने में और सुनने में कितना बढ़िया लगता है कि महिलाओं को अब जो देश की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, संसद और राज्य की विधानसभाएं, उसमें भी 1/3 हिस्सा मिल जाएगा और उसके माध्यम से वर्तमान में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी समीकरण बदलना चाह रहे थे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और वहाँ पर अधिकांश महिला सपोर्टर उनकी हैं। केंद्र की सरकार महिलाओं के पक्ष में दे करके अपना कद ऊंचा करना चाह रही थी कि हम उनसे ज़्यादा महिला हितैषी हैं और हम आपको अब संसद में भी स्थान दे रहे हैं। लेकिन देश के लगभग सभी लोग अब वर्तमान सरकार की करतूतों को, झूठे वादों को, जुमलों को जान चुकी है और जो बिल 2023 में ही पास हो गया था, तभी लागू हो जाना चाहिए था। विपक्ष तभी कह भी रहा था, तब यही सरकार जो है हवाला दे रही थी कि 2011 की जनगणना के आंकड़े बहुत पुराने हैं और आज ऐसे बीच मझधार में अचानक पेश किया गया कि चुनावी राज्यों के समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में आता हुआ दिख जाए और इनकी सत्ता भी बन जाए और समाज में साख भी मजबूत हो जाए। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रावधान है कि यदि आप संविधान संशोधन बिल कोई लाना चाहते हैं तो उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा में और 352 वोट चाहिए पक्ष में करने के लिए। हालांकि पड़े हैं 298, बाकी सब विपक्ष के रूप में पड़े हैं। जो संविधान के अनुच्छेद की जटिलताएं हैं कि महिलाओं को संरक्षण देने के लिए 131वां बिल पेश किया गया, लेकिन पीछे का जो मूल जटिल मुद्दा था, परिसीमन आयोग और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके संदर्भ में कानून, मामला वहां फंस जा रहा था। जटिलता वो थी, लेकिन महिलाओं के माध्यम से ला करके समाज में अपनी साख बढ़ाना चाह रहे थे और दक्षिण भारत का समीकरण भी कमजोर करना चाह रहे थे, क्योंकि एक तरफ यदि आप जनगणना का कार्यक्रम इसी अप्रैल महीने से शुरू भी करा दिए हैं और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोल भी दिया कि 27 तक जो है हम अपडेटेड
आंकड़े आपको दे देंगे। एक उल्लेखनीय और नोटवर्दी बात यह है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और वह एक ही अनुच्छेद है और अपने आप में एक भाग है। और यह अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब आप कोई राष्ट्रीय स्तर का कानून ला रहे हो, जैसे अभी जो महिलाओं से संबंधित कानून है, तो इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता तो होती ही है, उसको विशेष बहुमत बोलते हैं। साथ ही आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। हालांकि जो असली सच्चाई है उसको सरकार भी समझती है और विपक्ष भी समझता था। मोदी जी और अमित शाह जी, या यूं कह लें कि बीजेपी पार्टी जानती थी पहले से ही कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी यह बिल लाया गया। लोगों को मिसगाइड करने के इस पे सोचा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां दक्षिण भारत के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जिनकी बार्गेनिंग क्षमता कम हो जाएगी, उत्तर भारत के संदर्भ में सीट का जो तुलनात्मक संतुलन है वो और बिगड़ जाएगा, तो वह कभी भी इस बिल को पास कराने के पक्ष में वोटिंग नहीं करेंगे। यह सबको पहले से पता था, फिर भी लाया गया। कभी कभी होता क्या है कि अपने गलतियों को छुपाने के लिए कुछ बड़े और संगीन मुद्दों को ला करके, जो व्यापक जनहित में हो, महिलाओं के हित में हो, उनको ला करके अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को धूमिल करने और छुपाने का या लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है। और अब आगे अमित शाह को और मोदी जी को समाज में अपने प्रचार प्रसार एजेंडे में, रैलियों में यह बताना भी तो होगा, दिखाना भी तो होगा, महिलाओं को समझाना भी तो होगा कि हम आपके हितैषी थे, कितने करीबी थे, आपके कल्याण के लिए, आपके विकास के लिए, आपके आरक्षण और संरक्षण के लिए बिल ला रहे थे और इन्होंने बीच में टांग अड़ा दिया, पास नहीं होने दिया। जबकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि हम तो 2023 में ही कह रहे थे उसको पास कर दीजिए, लागू कर दीजिए, और अभी भी आप सिर्फ उस मुद्दे को, उस महिला आरक्षण कानून को लागू कीजिए, तुरंत लागू कर दीजिए, उसमें हमारी संपूर्ण सहमति है। बहुत खूब अष्टभुजा जी। अष्टभुजा जी, संसद में विपक्ष ने जिस 16 नंबर की बात की है उसका रहस्य क्या है? क्या है ये 16 नंबर? ये चंद्रबाबू नायडू या उनके संसद साथी एपस्टीन या कुछ और? विधायी प्रक्रिया और संसदीय अंगगणितीय के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम देखते हैं तो क्या ये है 16 का अंक केवल एक रहस्यमयी पहेली है, या इसके पीछे सत्ताधारी गठबंधन की कोई फ्लोर मैनेजमेंट की विफलता छिपी है? क्या है इसका पूरा सच और क्या है इसका रहस्यमयी उद्घाटन? देखिए मनुप्रिया जी, जी सर, आज विशेष सत्र के दूसरे दिन 17 अप्रैल को संसद में जो बहस हो रहा था वह बेहद ही रोमांचक था। विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी आज मानो किसी विशेष रूप और अवतार में हो। उनके किसी बात का पहलुनुमा अंदाज का और अगले निशाने को परखना, समझना अन्य सभी सदस्यों, दर्शकों और वहाँ पर मौजूद मीडिया कर्मियों और पत्रकारों के भी समझ, निशाने और संज्ञान के पहुँच
के दायरे से बाहर था। अचानक उन्होंने फोन उठाया और नंबर 16, सीक्रेट ऑफ 16 का जिक्र किया। सबने पूछा भी, हालांकि उन्होंने कह दिया कि यह एक पहेली है, अब वो 16 है कि एपिस्टीन है, क्योंकि दोनों का जो रिदम है वो बनता हुआ दिख रहा है। और एपिस्टीन भी हो सकता है सर, काफी संभावित है ये, क्योंकि एपिस्टीन फाइल को दबाने के लिए पूरा विश्व बर्बाद किया जा रहा है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, विभिन्न चैनल, विद्वान, एक्सपर्ट, मीडिया कर्मी, इवन दिग्गज खिलाड़ी अपने अपने स्तर से कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि एपिस्टीन फाइल में 16 फाइलें हैं, या 16वीं फाइल मोदी जी के नाम है, या 16 बार इनका चर्चा है, या 16वें नंबर के पेज पर इनकी चर्चा है, या अभी 131वां बिल जो पेश हुआ था, जिसको पास कराना था, 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी, और जो दक्षिण भारत के चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके टीडीपी जो पार्टी है जिसमें 16 सांसद हैं, उन्होंने पक्ष में वोट नहीं किया, अर्थात वॉकआउट किया, या यूं कह लीजिए कि सरकार का साथ नहीं दिया। तो वह रहस्य है क्या, या सरकार अब कमजोर हो रही है क्या, या एक दिन पहले के 16 तारीख के डेट से जुड़ा हुआ कोई अन्य रहस्य है? यह सबके लिए एक खलबली है। तो एक हिसाब से नॉन वर्बल चुनौती जैसी स्थिति बन गई है। देखिए, जैसे डिजिटल दुनिया में अब साइबर क्राइम है, साइबर वारफेयर है, डिजिटल वारफेयर है, तो आप इसको कह सकती हैं कि यह एक वर्बल वारफेयर या एक साइकोलॉजिकल वारफेयर की तरह ही था। अरे आप वो तो वही बात कर रहे हैं सर, जहां आप दुश्मन को अपने ही डर में उलझा देते हैं। बिल्कुल, आपको बताते कि बार बार संसद की उन चर्चाओं में कुछ शब्द आ रहे थे, जैसे उसमें जादूगर शब्द आ रहा था, और जादूगर तो मोदी जी को ही कहा जाता है। देखिए, वहाँ सब लोग समझ रहे थे, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी किसी नेता विशेष का नाम नहीं ले रहे थे, तो यही तो रोमांचक अंदाज था। उनके हर शब्द को, हर सेंटेंस एक पहेली जैसा ही लग रहा था। हालांकि लग रहा था पहेली जैसा, लेकिन अर्थ अस्पष्ट था, निशाना कहाँ था वो सबको पता था। जादूगर शब्द वो किसको लिए कह रहे हैं कि जादूगर सामने का हाथ कुछ और दिखाता है, दूसरे हाथ से कुछ और करता है। कई विश्लेषक इसको गणितीय फेर भी कह रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को मैथमेटिक्स, डिजिटल की दुनिया या अंकगणित की दुनिया में विशेष समस्या होती है, उसको गणितीय फेर भी है। भाई बिल्कुल, गणितीय फेयर भी है, साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है, डिजिटल वारफेयर भी है, एपिस्टीन वारफेयर भी है। और आप देखिए 2013 के सितंबर महीने में, जब आपको बता दें कि यहाँ मुजफ्फरपुर दंगा हुआ था, घटना हुई थी, उसके बाद 2016 में आप देख रही होंगे कि लोग लाइन में लगने के लिए मजबूर हो गए, डिमोनेटाइजेशन की घटना, फिर कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो कभी कहीं और घटना घटती है। तो वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी है, विशेष रूप से मोदी और शाह का जो समीकरण है, ये अपने हर घटना को वोट बैंक के रूप में बुला लेते हैं। और यह बात आज लगभग सब लोगों को पता हो गया है कि यह जुमलेबाज हैं। पुलवामा का अटैक हो, या आप देख रहे होंगे कि मतलब ऐसे
जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हुई हैं, उन सारे घटनाओं के रहस्य जब खुलते हैं तो सबके तार कहीं न कहीं सरकार से जुड़ते हुए दिख जाते हैं लोगों को, जनता को समझ में आ जाती है। और मोदी जी का देश में जो रवैया है, विदेश का जो भ्रमण है, मोदी है तो मुमकिन है जैसे झूठे वादों के जो जुमले हैं, इनसे देश का लगभग हर नागरिक समझ गया है। अब आदमी समझ गया है कि ये कभी अपने आप को चाय वाला घोषित करते हैं और बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने के लिए उनको पकौड़ा तलने की बात करते हैं। ये सारी बातें सबको पता हो गई हैं। इस पूरी घटनाक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और है अष्टभुजा जी। आप देख रहे होंगे कि जिस क्षण सरकार संसद में घिरी हुई थी, बहस के बाद पूरा सरकार घिरी हुई दिख रही थी, उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के विरुद्ध दोहरी नागरिकता में एफआईआर दर्ज करने की बात कही, जबकि इसी नागरिकता के मुद्दे को 2015 और 2019 में कोर्ट आधारहीन बताकर खारिज कर चुकी है। अष्टभुजा जी, आपको लगता नहीं है कि ये संयोग है या प्रयोग? क्या है ये? जिस परिवार की 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री के रूप में देश को जिन्होंने सींचा हो, देश को शासित किया हो, इवन राहुल गांधी जी खुद 5 बार से सांसद हैं, क्या वे ऐसी तकनीकी गलती करेंगे कि उनके उत्तराधिकार पे ही प्रश्न चिन्ह उठ जाए? क्या आपको नहीं लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जो एक व्यक्ति सबसे भारी पड़ रहा है, जिसकी पहली सबसे भारी पड़ रही है, उसी समय उसको जो है नागरिकता के मामले में घेरे में ला करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की गई? क्या लगता है? देखिए मनुप्रिया जी, आपने जिस बात का जिक्र किया, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण और खलबली मचाने वाला और सनसनीखेज प्रश्न है, विधिक प्रश्न भी है और सबको रोमांचित करने वाला और गुदगुदी करने वाला भी है कि कितनी छोटी सी बात है कि आज़ादी के पहले से जिनके परिवार की पुश्तैनी का ताल्लुकात भारत से हो और जिनके दादा परदादा दादी पापा सबके ताल्लुकात राजनीति से रहे हों, प्रधानमंत्री जैसे पद से रहे हों, और उसी व्यक्ति की नागरिकता खतरे में हो, संदिग्ध हो, ये चौंकाने वाली बात तो है ही। हालांकि जो अभी हालिया मामला है, यह एक कर्नाटक के भाजपा के कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर जी। इन्होंने ही राहुल गांधी की राष्ट्रीयता नागरिकता पर जो प्रश्न उठाया है और कहा है कि इनकी नागरिकता ब्रिटेन की भी है। सोचने वाली बात यह भी है कि देखिए कि यह अपने वहाँ कर्नाटक के हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं करके वहाँ से चल करके यूपी में आए, दायर किए। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा चुके और सबको पता भी है कि इस मामले में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार है, वो जो चाहे कर सकती है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानून की मर्यादा में रहते हुए, संविधान का पालन करते हुए केस की जांच को थाने में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई को जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। और रही बात वो कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्रियों के परिवार से ताल्लुकात रखता हो, उसकी नागरिकता संदिग्ध हो, तो यह प्रायिकता वाली बात हो जाती है
प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं। और यह एक और विडंबना यह है कि जब कांग्रेस के ही एक माने जाने नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम से कई सारे विदेशी पासपोर्ट की उपस्थिति और मौजूदगी के आधार पर आरोप लगाया था, तो कोर्ट ने उस मामले में फटकार लगा दिया और जिन्होंने आरोप लगाया उनके खिलाफ ही जो है पुलिस कार्रवाई करने की बात कह दी। और आपको बता दें कि पुस्तकीय शब्दावली में इसको सेलेक्टिव जस्टिस, चयनात्मक न्याय का मुद्दा कहा जाता है और ये उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आपको नहीं लगता अष्टभुजा जी कि जिस देश में प्रधानमंत्री के घराने के उत्तराधिकारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह रख सकते हैं, तो आम आदमी कैसे भारत में सेफ है? उसकी तो नागरिक जो अभी ये चल भी रहा है मुद्दा, और आम आदमी की नागरिकता कब छिन जाएगी, कब उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, इस तरह से तो लोकतंत्र पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आम आदमी कैसे अपने आप को सेफ समझे इस तरह की सरकार के समय। भाई देखिए, जो किताबी बातें हैं, कानूनी बातें हैं, दिखावे वाली बातें हैं, दूसरों के सामने बोलने वाली बातें हैं, उसके एक अलग रहस्य हैं और जड़ हैं। जबकि जो असल सच्चाई है वो यही है कि जो भी कानून है, संविधान की धाराएं हैं, उनकी व्याख्याएं रसूखदार, दमदार और धनाढ्य लोगों के लिए बदल जाती हैं। ये सब महज दिखावे के होते हैं और आम आदमी और गरीब के लिए ही होते हैं, उन्हीं को डराने धमकाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी नेता आदि के संदर्भ में अंबानी और अडानी जैसे रसूखदार और प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भ में चुटकियों में बदल दिए जाते हैं। बहुत खूब सर, बहुत ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण सर आपका। और साथियों, आज की इस सघन चर्चा से ये स्पष्ट है, लोकतंत्र केवल मतों का खेल नहीं है, बल्कि संवैधानिक सीमाओं और जटिल राजनीतिक चालों का एक शतरंज है। आज हमने देखा कि किस तरह से महिला आरक्षण बिल संसद में गिर गया, साथ ही राहुल गांधी की नागरिकता के विरुद्ध तो उन पे कानूनी प्रहार किया गया, और गठबंधन की राजनीति में 16 लोगों का मूक वीटो या 16 की संख्या, इन तमाम मुद्दों को हमने जाना। मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा से आपका काफी ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक के माध्यम से हमें सूचित कीजिएगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। और साथ ही साथ एक और अपना प्यारा सा सब्सक्राइब हमें जरूर दीजिएगा अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई। साथियों, चलते चलते यही कहूंगी, मंजिलें अभी दूर हैं पर कारवां अभी जारी है। सच समझने की अब आपकी बारी, सच को समझने की अब आपकी बारी है। अल्फाज बदलेंगे, हुकूमतें आएंगी और जाएंगी, मगर ये अंतर्दृष्टि का मंच सदैव हकीकत ही दिखलाएगा, सदैव हकीकत ही दिखलाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे मंच पर अपने प्रेम को हमें प्रेषित करते रहिए। मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले अंक में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। नमस्कार साथी।